नमस्कार, दूसरा पहलू में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज बात करेंगे अपराधियों के एनकाउंटर पर जाति की राजनीति की और दुनिया भर में मल्टीविटामिन के बढ़ते इस्तेमाल की, बढ़ते क्रेज की। पहले बात एनकाउंटर पर सियासी संग्राम की। पिछले दिनों सुल्तानपुर के चर्चित डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव का पुलिस ने एनकाउंटर किया तो राज्य में सियासी संग्राम छिड़ गया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस जाति देखकर फर्जी एनकाउंटर कर रही है। आज पुलिस ने एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन जाति की राजनीति नहीं थम रही है। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि क्या किसी अपराधी की कोई जाति होती है? क्या अपराधी को जाति धर्म के चश्मे से देखना ठीक है? क्या ऐसी राजनीति करने से अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ जाएगा? इसके बाद आज दूसरी खबर में बात करेंगे मल्टीविटामिन की। आजकल शहरों में, गांव में, गलियों में लोग धड़ल्ले से मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। शरीर में कमजोरी या थकान हुई तो बिना डॉक्टर की सलाह के मल्टीविटामिन लेना लोग शुरू कर देते हैं। अब इसका दूसरा पहलू यह है कि बिना डॉक्टर की सलाह के मल्टीविटामिन लेना सेहत के लिए कितना ज्यादा घातक हो सकता है। ज़्यादा मल्टीविटामिन लेना कई तरह की समस्याएं भी खड़ी कर सकता है और अचानक देश में इतने तरह के मल्टीविटामिन कैसे सामने आ गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। शुरुआत उत्तर प्रदेश से। सुल्तानपुर के चर्चित डकैती कांड में शामिल एक और आरोपी का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। यूपी एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह को उन्नाव में मुठभेड़ में मार गिराया। इससे पहले पुलिस ने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया था। मंगेश के एनकाउंटर पर जमकर सियासत भी हुई थी। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि मंगेश का फर्जी एनकाउंटर किया गया। पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर करती है। अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद भी राजनीति गर्म है और निशाने पर समाजवादी पार्टी है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। जबरन आप एफआईआर कर रहे हैं, जबरन इनकाउंटर कर रहे हैं। एसटीएफ की थ्योरी है ना, अब ये लगातार अपनी थ्योरी में फंसती जा रही है। अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं, लेकिन सरकार, हमारी सरकार एक विधि सम्मत शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट का ये वीडियो देखिए। वीडियो में 5 बदमाश दिख रहे हैं जो दुकान के अंदर घुसे थे, जबकि बाकी 9 बदमाश दुकान के बाहर लगे हुए थे। वीडियो में लूटकांड में सबसे आगे दिख रहा बदमाश अनुज प्रताप सिंह है। उसके पीछे खड़ा मंगेश यादव है। इसके अलावा फुरकान, अरबाज और अंकित भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। सुल्तानपुर के भारत ज्वेलर्स शॉप में 2 करोड़ की लूट हुई थी। वारदात में शामिल 2 मुख्य आरोपी मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो चुका है। 9 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अभी 3 फरार हैं। 4 बदमाश गिरफ्तारी के दौरान एनकाउंटर में घायल हुए हैं। लूट की वारदात में कुल 14 बदमाश शामिल थे। तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों बदमाश मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह हैं। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित था। मंगेश यादव को पुलिस ने 6 सितंबर की सुबह एनकाउंटर में मार गिराया था। मंगेश के एनकाउंटर पर जमकर राजनीति हुई। विपक्षी नेताओं ने एनकाउंटर को फर्जी बताया था। आज तड़के पुलिस ने अनुज प्रताप सिंह को भी मार गिराया। उन्नाव के अचलगंज में उसकी लोकेशन मिली थी। बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ ने आरोपी की घेरेबंदी की तो उसने एसटीएफ कमांडो रवि वर्मा पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में अनुज प्रताप मारा गया, जबकि उसका साथी भाग निकला। पुलिस को मौके से 2 पिस्टल, 7 खाली कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपियों की बाइक भी बरामद की गई है। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है।
यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। इसमें अचलगंज पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अनुज प्रताप सिंह अमेठी के मोहनगंज थाने के जनापुर का रहने वाला था। अनुज सुल्तानपुर डकैती गैंग के सरगना विपिन सिंह का सबसे करीबी गुर्गा बताया गया है। विपिन भी अमेठी का ही रहने वाला है। डकैती कांड के बाद उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। बताया जाता है कि विपिन सिंह के साथ अनुज प्रताप सिंह गुजरात के एक डकैती कांड में भी साथ था। इसको जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्त गणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में डकैती में सबसे पहले शोरूम के अंदर अनुज प्रताप ही घुसा था। वीडियो में आरोपी साफ दिख रहा है। सफेद शर्ट पहने अनुज ने ही शॉप में बैठे भरत सोनी और उनके बेटे को पिस्तल तानकर धमकाया था। लूट का सबसे बड़ा बैग भी अनुज के पास ही था। एनकाउंटर पर अनुज के पिता ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हमला बोला है और कहा है कि ठाकुर का एनकाउंटर होने के बाद उन्हें खुशी हो रही होगी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था ये? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। सुल्तानपुर डकैती में शामिल फुरकान, अरबाज और अंकित अभी भी फरार है। अंकित यादव पर 5 मुकदमे दर्ज है, जबकि अरबाज पर 3 और फुरकान पर 2 केस दर्ज हैं। गैंग के सरगना विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में दूसरे मामले में सरेंडर कर दिया था। विपिन के सरेंडर और मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जमकर पॉलिटिक्स हुई थी। एसपी और कांग्रेस का डेलीगेशन मंगेश यादव के घर पहुंचा था। परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस उसे घर से उठाकर ले गई थी। अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने एनकाउंटर को फर्जी बताया था और कहा था यादव होने की वजह से उसे मार दिया गया। जाति देखकर यूपी में एनकाउंटर किए जाते हैं। अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर एसपी नेता चुप्पी साधे हुए हैं और एक बार फिर एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक होती है, न कि धर्म के मुताबिक। आप सोच सकते हैं कि एक लूट में कितनी थ्योरी लेकर के एसटीएफ आ रही है। पहले कहते हैं हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, फिर कह रहे हैं मुख्य आरोपी को हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया, फिर मुख्य आरोपी को आपने इनकाउंटर कर दिया, आप फिर एक इनकाउंटर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इनकाउंटर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, वो किसी भी जाति का हो। आप सब कुछ जबरन कर रहे हैं, जबरन आप एफआईआर कर रहे हैं, जबरन इनकाउंटर कर रहे हैं। तो ये जो एसटीएफ की थ्योरी है ना, जिस मंगेश यादव के हत्याकांड में फंस गई है, अब ये लगातार अपनी थ्योरी में फंसती जा रही है। एक लूट कांड की इतनी थ्योरी उत्तर प्रदेश में आज तक हमने आपने नहीं देखा होगा। समाजवादी पार्टी के समय प्रदेश में किस तरह की अराजकता होती थी 2012 से 17 तक, और सरकारें अराजक लोगों के साथ खड़ी होती थी, दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। तो ये सारा जग जाहिर है। लेकिन हमारी सरकार जो भी अपराधी है, जो दोषी है, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, सरकार विधि सम्मत सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमारे वो जाति के नाम पे अपराधी का वर्गीकरण करते हैं, उनके जाति में भी अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं। लेकिन सरकार, हमारी सरकार एक विधि सम्मत शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम में जिनकी संलिप्तता है,
सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंगेश यादव से लेकर अनुज प्रताप सिंह तक सुल्तानपुर डकैती कांड में अब तक यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके मंगेश यादव के एनकाउंटर को फर्जी बताया था। एसपी नेताओं का आरोप था कि वो डकैती में शामिल ही नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सब कुछ साफ हो गया। हालांकि एनकाउंटर को लेकर राजनीति अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाना पुलिस का काम होता है। अगर किसी सूबे में अपराध बढ़ता है तो सवाल पुलिस और सरकार की कानून व्यवस्था पर ही उठते हैं। गैंगस्टर, माफिया और अपराधियों का कोई जाति धर्म नहीं होता, वो समाज के लिए एक बड़ा खतरा होते हैं। ऐसे में अगर कोई जाति धर्म के नाम पर अपराधियों का बचाव करता है तो वो वोट की राजनीति करता है, जो देश के लिए, समाज के लिए, हमारे लिए, आपके लिए ठीक नहीं है। अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता। पुलिस का काम अपराध पर अंकुश लगाना होता है, अपराधी की जाति धर्म देखना नहीं। लेकिन सियासी पार्टियां चुनावी नफा नुकसान के लिए जाति धर्म की राजनीति करती हैं। इससे अपराधियों को सियासी संरक्षण मिल जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है जब गैंगस्टर्स और माफिया चुनाव लड़कर विधायक और सांसद बने हैं, जिसका समाज में बहुत गलत संदेश जाता है। पिछले दिनों मंगेश यादव के एनकाउंटर पर मचे सियासी संग्राम पर सीएम योगी ने कहा था कि दुकान पर बैठा ग्राहक किसी भी जाति का हो सकता है। एक डकैत की हत्या से समाजवादी पार्टी परेशान है। जब एसपी सत्ता में थी तो हर जिले में माफिया को संरक्षण देती थी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा है कि अपराधी कौन है, किसका एनकाउंटर किया जाए, ये अधिकारी बैठकर तय करते हैं। यूपी में सारे एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं। एक माफिया सागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। ये एनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 एनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि यूपी में 18,000 एनकाउंटर हुए हैं। मंगेश यादव के बाद उन्होंने अनुज यादव की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाकर क्या अखिलेश यादव अपराधियों की तरफदारी कर रहे हैं? क्या इस तरह से पुलिस विभाग का मनोबल नहीं टूटेगा? और क्या अपराधियों और गुंडे माफिया का कोई जाति धर्म होता है? क्या कानून व्यवस्था को लेकर जाति धर्म की राजनीति ठीक है? मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि यादव या प्रताप का विषय नहीं है। जो गुंडा है वो गुंडा है, ये किसी जाति का नहीं, कानून व्यवस्था का विषय है। विषय को गुंडा है, माफिया है, लोगों का दमन करता है, महिलाओं का उत्पीड़न करता है और खास तौर से पुलिस पर गोलीबारी करता है। जिन जिन लोगों ने पुलिस पर हमलावर होकर गोलीबारी करने का काम किया तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। अब जवाबी कार्रवाई में कोई घटना हुई होगी तो घटना स्वाभाविक है, पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है। तो मुझको लगता है मुख्यमंत्री के शासन में सब प्रकार से काम ठीक चल रहा है। ये यादव का विषय है, अनुप्रताप का विषय, जो गुंडा है वो किसी भी जाति वर्ग का हो, उस पर कार्रवाई होगी।
कार्रवाई जाति के आधार पर नहीं होती है, कार्रवाई गुंडे के आधार पर होती है, और जो गुंडा होगा उस पर कार्रवाई होगी। गाजीपुर में दिन दहाड़े पटेल को मारने के लिए गाड़ी में लैस होकर के दर्जनों असलहे के साथ लोग पहुंचे और दिन में फायरिंग कर रहे हैं, वो भागा नहीं होता तो जान से मार देते। वो किस जाति का था? अभी जहां भी घटना हो रही है उसमें जरूर शामिल हो जा रहे हैं यादव जी। अगर ये बात कहिए तो अखिलेश जी को बुरा लगेगा। तो जो बयान वो दे रहे हैं उनके बयान के हिसाब से हम लोग ये बात नहीं मानते। अपराधी होता है, अपराधी कोई जाति नहीं होती है। पुलिस अगर वो फायरिंग करेगा तो पुलिस भी फायरिंग करेगी, उसका आधार कार्ड देख करके पुलिस गोली नहीं चलाएगी। माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर विकास दुबे के खिलाफ एनकाउंटर एक्शन हो, योगी सरकार ने सूबे को माफिया मुक्त किया है। पुलिस की एनकाउंटर नीति की वजह से अपराध पर अंकुश लगा है। पिछले 5 साल के एनकाउंटर के आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी में कुल 183 एनकाउंटर हुए हैं। इसमें मुस्लिम अपराधी 63 रहे, वहीं ब्राह्मण अपराधी 18 हैं, ठाकुर 16 थे, जाट गुज्जर 15 रहे, यादव समाज के 14 एनकाउंटर हुए हैं, ओबीसी के 7 एनकाउंटर हुए हैं, दलित के 13 एनकाउंटर हुए हैं और अन्य जो हैं उनके 34 एनकाउंटर हुए हैं। यूपी में एनकाउंटर के ये आंकड़े बताते हैं कि किसी खास जाति धर्म को टारगेट किए जाने के आरोप गलत हैं। अपराधी ने अगर गुनाह किया है तो उसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। दुर्दांत अपराधियों पर तभी खौफ पैदा होगा जब पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। अगर इस मुद्दे पर राजनीति होगी तो अपराधी बेखौफ होंगे। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? और एक ब्रेकिंग न्यूज इस बीच मिल रही है जो आपको बता देते हैं। बदलापुर रेप कांड से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। रेप के आरोपी ने खुद को गोली मार ली है। पुलिस के रिवॉल्वर छीनकर खुद को शूट कर लिया है। रोकने की कोशिश में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें आप उसी आरोपी की देख रहे हैं जिसे पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था और कहा जा रहा है कि पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर खुद को शूट कर लिया। अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र से, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, क्या है पूरी खबर? देखिए, अक्षर शिंदे, आपको पता है कि जिस तरीके से बदलापुर में जब स्कूल में 2 बच्चियों, मासूम बच्चियों के साथ जो शोषण किया था, शोषण के बाद किस तरीके से बड़ा बवाल हुआ था। 1-2 घंटे नहीं, करीबन 13 घंटे तक रेलवे की जो ट्रेन बंद कर दी गई थी। हजारों की संख्या में लोग रोड पर उतरे थे और लगातार लोग मांग कर रहे थे कि इसे फांसी की सजा दिया जाए, और फांसी की सजा जब तक नहीं होती तक वो हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद से उसके ऊपर कई और केसेस दर्ज किए गए। उस मामले में गिरफ्तार तो था ही पहले से हो, लेकिन कुछ और मामले थे। धारा 377 के तहत यानी अननेचुरल सेक्स की बात जो सामने आ रही है, तमाम ऐसे अप्राकृतिक ऐसे कई मामले जो उसके ऊपर दर्ज किए गए थे। आज तलोजा जेल में, चूंकि पहले से बंद था, तलोजा जेल के माध्यम से दूसरे केस में उसे ट्रांजिट रिमांड के जरिए पुलिस ले जा रही थी क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए। और उस ट्रांजिट रिमांड के दौरान जब वो पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ था, पुलिस की गाड़ी में बैठे पुलिस के ही रिवॉल्वर को छीनता है और छीनकर पुलिस के ऊपर जबरदस्त फायरिंग करता है। 3-4 राउंड फायरिंग करने के बाद पुलिस भी जो अधिकारी उसमें जख्मी हो जाता है और पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस अपने बचाव में, पुलिस जब फायरिंग करती है, उस फायरिंग में एक गोली उसके सर पे कई जो लगती है और उस दौरान वो घायल होता है, जिसके दौरान अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उसकी अब मौत हो चुकी है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। हालांकि ऐसे ऑफिशियल कंफर्मेशन ना बाकी, लेकिन आपको बता दूं कि उसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है, क्योंकि वह कहीं कहीं भागने की फिराक में था पुलिस की रिमांड से या पुलिस की कस्टडी से। और यही कारण है कि पुलिस को के ही रिवॉल्वर छीनकर उसने फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस तो फायरिंग भी की, एक पुलिस अधिकारी भी उसमें जख्मी हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अभी की जो जानकारी है इंडिया दिल्ली के पास कि उसकी मौत हो चुकी, सूत्र हमारे बता रहे हैं। उसने खुदकुशी नहीं की है। ठीक है अभिषेक, नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद इस जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। दूसरा पहलू में बात करते हैं आपकी सेहत की। इन दिनों किसी को थकान लगती है, इम्यूनिटी कमजोर लगती है तो बाजार जाता मल्टीविटामिन ले आता है। कमजोरी लगती है तो मल्टीविटामिन खा लेता है। आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी में लोग सेहत के बारे में ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन सेहत का कारोबार बहुत फल फूल रहा है।
पौष्टिक भोजन नहीं खा पाते हैं, डॉक्टर से मुलाकात नहीं कर पाते हैं, लेकिन मल्टीविटामिन जरूर खाना शुरू कर देते हैं। कोरोना काल के बाद तो मल्टीविटामिन का मार्केट और भी ज्यादा फल फूल रहा है। हेयर प्रॉब्लम हो, स्किन की समस्या हो, हड्डियों से लेकर जोड़ों का दर्द हो, लोग बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मल्टीविटामिन ले आते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, जो सेहत के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। एक रिपोर्ट देखते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसमें कई तरह के विटामिन भी शामिल हैं। वैसे तो पोषण तत्वों का सबसे बेहतरीन तरीका हेल्दी फूड्स हैं, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को जरूरी पोषण नहीं मिल पाते हैं। आजकल फूड से भी लोगों को पर्याप्त विटामिन नहीं मिलते हैं। ऐसे में बहुत से लोग मल्टीविटामिन की गोलियां लेते हैं, जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने का काम करती हैं। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के मल्टीविटामिन लेना सेहत के लिए सेफ नहीं है। आइए पहले समझिए कि मल्टीविटामिन होते क्या हैं। मल्टीविटामिन कई विटामिन का मिश्रण होता है, जो सामान्य रूप से भोजन और नेचुरल चीजों में पाए जाते हैं। मल्टीविटामिन का उपयोग तब किया जाता है जब डाइट से जरूरी विटामिन नहीं मिल पाते हैं, या फिर बीमारी, प्रेगनेंसी, कुपोषण और पाचन संबंधी विकास की स्थिति में शरीर में विटामिन की कमी होती है। तब मल्टीविटामिन लेने की जरूरत होती है। आजकल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मल्टीविटामिन लोग इजीली ओवर द काउंटर ड्रग है तो वो जाके शॉप पे ले सकते हैं। और लोगों को थोड़ी सी वीकनेस या टायर्डनेस लगते हैं तो वो रैदर देन डूइंग ब्लड टेस्ट न करा के उस डेफिशिएंसी, यदि किसी मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है तो उसकी जांच नहीं कराते हैं। वो डायरेक्ट फार्मेसी के दुकान पे जाके मल्टीविटामिन ले सकते हैं। और दूसरी बात, आजकल कई फिजिशियंस भी मल्टीविटामिन को बहुत ही रेगुलरली प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मल्टीविटामिन हैं ये उन लोगों को लेने चाहिए जब उनके ब्लड टेस्ट में वो विटामिन की डेफिशिएंसी आती है। वैसे तो मल्टीविटामिन दवाएं बनाने के लिए कोई निश्चित मानक नहीं है। अलग अलग कंपनी की गोलियों में पोषण और विटामिन की मात्रा अलग अलग हो सकती है। ये कैप्सूल, गोलियां, पाउडर और सिरप के रूप में मौजूद हैं। कहते हैं कि किसी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए करीब 13 विटामिन और 16 मिनरल्स की जरूरत होती है, जो शरीर में होने वाली एंजाइम प्रतिक्रिया, हार्मोन्स के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि मल्टीविटामिन लेने से क्या फायदे होते हैं। विटामिन की कमी की वजह से कई बार थकान और सुस्ती महसूस होती है, जिसकी वजह से हाथों और पैरों में लगातार दर्द की समस्या बनी रहती है। इस वजह से कई बार काम करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। मल्टीविटामिन लेने से शरीर को एनर्जी मिलती है और इससे आप फिट महसूस करते हैं। मल्टीविटामिन लेने से लोग मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और तनाव कम होता है। इससे स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है। ये टेंशन दूर करता है। विटामिन बी आपकी मेमोरी के लिए फायदेमंद है। ये मेमोरी बूस्ट करने का काम करता है। मल्टीविटामिन मसल कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। ये फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने का काम करता है। मल्टीविटामिन लेने से शरीर में पोषण तत्वों की कमी पूरी होती है और व्यक्ति का कई रोगों से बचाव हो सकता है। और जो ये पेशेंट जिनको भी मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब हो रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप उस चीज़ को डाइट से अपटेक कर सकते हैं। जैसे दो तरह के मल्टीविटामिन होते हैं, दो तरह के विटामिन होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमारे बॉडी में एक्युमुलेट हो जाती है, तो इससे हमें ज़्यादा साइड इफेक्ट्स दिखते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर सॉल्युबल विटामिन लाइक बी एंड सी। और जबकि ए, डी, ई, के ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, तो ये हमारे बॉडी में एक्युमुलेट जल्दी हो जाते हैं और इनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर सॉल्युबल विटामिन लाइक बी एंड सी। ये क्या होते हैं कि हमारे यूरिन के थ्रू वॉश आउट भी हो जाते हैं ईजिली। कोरोना काल में लोगों में कमजोर इम्यूनिटी और वीकनेस की समस्या आम हो गई है, जिसके बाद मल्टीविटामिन के चलन ने जोर पकड़ा और देखते ही देखते ये अरबों का मार्केट बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में दुनिया में मल्टीविटामिन मेल ना मार्केट करीब 829.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। मार्केट विश्लेषण के मुताबिक 2034 तक ये मार्केट 1614 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। 2019 से 2023 के बीच मार्केट में 7.4% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि अगले 10 साल में करीब 8.8% की दर से इजाफे का अनुमान है। मल्टीविटामिन का मार्केट सबसे ज्यादा तेजी से भारत में बढ़ रहा है। चीन में ये 7.3% और भारत में 8% की दर से बढ़ रहा है। इसकी वजह सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि मल्टीविटामिन बिना डॉक्टरी सलाह के लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है।
ज़्यादा मल्टीविटामिन लेने से कई तरह की दिक्कतें हो सकती है, जैसे उल्टी, गैस, पेट में दर्द, घबराहट। इसके अलावा लिवर और किडनी तक की समस्याएं भी हो सकती हैं। लिहाजा बिना डॉक्टरी सलाह के मल्टीविटामिन लेने से हमें बचना चाहिए। मल्टीविटामिन शरीर के विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ब्रिटेन में हाल ही में मल्टीविटामिन को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है जो लोग रोजाना मल्टीविटामिन खाकर खुश होते हैं और सोचते हैं उनकी उम्र बढ़ रही है या वो वक्त के साथ और जवान और मजबूत होते जा रहे हैं, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रिपोर्ट में ब्रिटेन के रिसर्चर ने लिखा है, मल्टीविटामिन शरीर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। इसमें पाई जाने वाली बीटा कैरोटीन फेफड़ों के कैंसर, दिल की बीमारी के जोखिम को बढ़ाती है। आयरन, जिसे कई सारी मल्टीविटामिन में मिलाया जाता है, ज्यादा आयरन से दिल की बीमारी, डायबिटीज, डिप्रेशन का जोखिम बढ़ सकता है। यूके में करीब आधे से ज्यादा युवा हफ्ते में एक बार या उससे अधिक बार मल्टीविटामिन लेते हैं, जबकि अमेरिका में 1/3 से भी ज्यादा लोग हर रोज मल्टीविटामिन लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो इसी तरह और भी मल्टीविटामिन्स हैं, जब वो हमारे रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो वो टॉक्सिसिटी करती है। और जनरली जो ये नॉर्मल मल्टीविटामिन्स जो लोग ले रहे हैं, इससे स्टोमक अपसेट होना, डिसकलरेशन ऑफ स्टूल के कलर चेंज हो जाते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे आम कंप्लेंट्स हैं। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, ये सारे आम कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट रेगुलरली मल्टीविटामिन पे हैं वो कंप्लेन करते हैं। तो इसीलिए ये मल्टीविटामिन्स लेने से पहले आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दें कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं और उसमें जो विटामिन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करें। रिसर्च में ये कहा गया है कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते हैं कि रोजाना मल्टीविटामिन लेने से बीमारियों और मौत का खतरा कम हो जाता है। शरीर में विटामिन का एक निश्चित अनुपात होना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा चीज हमेशा नुकसानदेह होती है। ज्यादा मात्रा में मल्टीविटामिन लेने से उल्टी, गैस और पेट में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादा मल्टीविटामिन लेने से लिवर को भी नुकसान हो सकता है। थकान, घबराहट और क्रैम्प की समस्या हो सकती है। ज्यादा विटामिन ए लेने से सिर दर्द और हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। विटामिन डी ज्यादा लेने से हार्मोनल गड़बड़ी हो सकती है। ज्यादा विटामिन ई लेने से आंतरिक ब्लीडिंग भी हो सकती है। ज्यादा मात्रा में जिंक लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हमारे बॉडी में ये सारे मल्टीविटामिन्स एक बैलेंस डाइट लेने से कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग को जब कोई चीज़ की कंप्लेंट्स आती है तो हमें ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और ब्लड टेस्ट कराने के बाद जो भी डिफिशियंसी दिखती है उसकी हमें सप्लीमेंट लेनी चाहिए। यह ना कि विदाउट एनी डूइंग ब्लड टेस्ट और जाके हम लोग ओवर द काउंटर ड्रग डेली बेसिस पे मल्टीविटामिन्स लें। तो बेटर है कि आप पहले इस चीज़ को समझें कि पहले ब्लड टेस्ट कराएं और ब्लड टेस्ट कराने के बाद जब उस मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसका आप सप्लीमेंट्स डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप ले सकते हैं। तो इससे हमें साफ साफ बचना चाहिए कि ये मल्टीविटामिन्स डेली बेसिस पे ना लें। अनलेस अंटिल देयर इज कोई डेफिशिएंसी हो मल्टीविटामिन की, तब तक ना लें। कोशिश करें कि अपनी डाइट से ही इस मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। मल्टीविटामिन में पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और ई कई तरह की समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। मल्टीविटामिन हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। अगर आपको मल्टीविटामिन लेने से कोई समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरी तरफ मल्टीविटामिन खाने की बजाय हमें हेल्दी और घर में बना खाना खाना चाहिए, जो कि शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है। खाने में हेल्दी फैट के साथ भरपूर पोषक तत्व होना चाहिए, जिससे शरीर की सभी जरूरतें पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दूसरा पहलू में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात शाम 6:58 पर। तब तक आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।